गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी जयपुर में। आज हम लेकर के आए हैं 12th बायोलॉजी का जो आरबीएससी का पेपर है, जो सैटरडे को हुआ था अपने 16 अप्रैल को, उसे आज हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो मल्टीपल क्वेश्चन हैं स्टार्टिंग में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्टिंग में। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मनुष्य के अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैव इन मियोसाइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। सबसे पहली बात आती है अर्धसूत्राणु का मतलब क्या होता है। अर्धसूत्राणु का मतलब होता है यहाँ पर जर्मिनल सेल्स। अर्धसूत्राणु का मतलब क्या होता है? जर्मिनल सेल्स, यानी कि जनन कोशिकाएं। अर्धसूत्राणु मीन्स जनन कोशिकाएं, यहाँ हम बोले जर्मिनल सेल्स। क्लियर है? तो जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं, यानी कि द्विगुणित होती हैं। जनन कोशिका हमेशा कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं, द्विगुणित होती हैं। और हमारे अंदर द्विगुणित कोशिकाओं के अंदर जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46। 23 तो ओनली किसके अंदर होती है? गैमीट्स के अंदर होती है हमारे अंदर। 23 किसके अंदर होती है? गैमीट्स, यानी युग्मकों के अंदर प्रेजेंट होती है। बाकी सारी सेल्स में कितनी होती है? 46 होती है। और इसने पूछा किसके अंदर है? अर्धसूत्राणु, यानी कि जनन कोशिका में जो संख्या है वो कितनी होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मनुष्य में अर्धसूत्राणु में, मनुष्य के अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिभ्रूणकोश किसमें पाया जाता है? यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस्पर्म इज फाउंड। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए व्हाट इज पेरिस्पर्म। ये जो पेरिस्पर्म है ये क्या होता है? पेरिस्पर्म होता है जो हमारा न्यूसेलस वाला पार्ट है, यानी कि सीड बन गया, सीड बनने के बाद भी जो न्यूसेलस वाला पार्ट है, न्यूसेलस बीजांडकाय, अगर सीड में बीज में बीजांडकाय का भाग शेष रह जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? पेरिस्पर्म बोला जाता है। ये अगर ये शेष है तो उसको क्या बोलेंगे हम? पेरिस्पर्म बोलेंगे। तो पेरिस्पर्म किस में शेष रह जाता है? जैसे कि हम देखते हैं काली मिर्च, निम्फिया, और यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं चुकंदर, मूंगफली, मटर और सूरजमुखी, बीटरूट, ग्राउंडनट, पी एंड सनफ्लावर। यहाँ पर आंसर आएगा हमारा बीटरूट। बीटरूट के अंदर क्या होता है? हमारा पेरिस्पर्म रिमेनिंग रह जाता है, जो परिभ्रूणकोश है वो इसमें बचा हुआ रह जाता है। ठीक है, और काली मिर्च भी इसका एग्जाम्पल है। हम मोस्टली काली मिर्च एग्जाम्पल पढ़ते हैं, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या है? बीटरूट भी यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, कौन से आनुवंशिक विकार में एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव पाया जाता है, जिससे कि लिंक क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? X0। In which chromosomal disorder one X chromosome is missing and the sex chromosome is as X0। यानी कि एक X क्रोमोसोम मिसिंग हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? X0। वैसे जो हमारा जो नंबर होता है, हमारा कितना होता है? 44 प्लस XX या 44 प्लस XY। ये तो होता है फीमेल के लिए, ये किसके लिए होता है? फीमेल के लिए। ये होता है मेल के लिए। अब इसने बोला है कि एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी, तो एक एक्स क्रोमोसोम की कमी कौन से सिंड्रोम में होती है? एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम्स की कमी होकर के जो हमारा क्रोमोसोम्स की संख्या है वो क्या हो जाती है? क्रोमोसोम्स की संख्या हो जाती है 44 प्लस X0, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया? कम हो गया। एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया? एब्सेंट हो गया इसमें। तो जो फीमेल है उस फीमेल का क्या आएगा? जो गुणसूत्र बनेंगे उसका कॉम्पोजिशन क्या रहेगा? 44 प्लस X0। यानी कि ये जो फीमेल है ये कैसी होगी? बंद, स्टेराइल फीमेल होगी। स्टेराइल फीमेल, बंद, मतलब इसके अंदर जो है जो फीमेल वाले जो लक्षण होने चाहिए वो लक्षण कंप्लीटली नहीं होंगे और इसके अंदर प्रजनन करने की क्षमता भी नहीं होगी। तो एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है जिसके अंदर उसको लिंक क्रोमोसोम X0 हो जाते हैं। वो कौन सा सिंड्रोम होता है? वो होता है हमारा टर्नर सिंड्रोम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार, प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसिस इज। इसमें से प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार हमको क्या करना है? ढूंढना है। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स कौन कौन से हैं। देखो, प्यूरिन्स
प्यूरिन्स देखें तो हम कौन कौन से होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पिरामिडिन्स कौन से होते हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, यही होते हैं साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। अब इसमें से हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्यूरिन्स कौन सा है, तो इसमें देखें साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, ये तीनों तो क्या है, हमारे पिरामिडिन्स हैं। तो हमारा क्या बच गया, जो प्यूरिन है वो कौन से हैं, एडेनिन होते हैं। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स नाइट्रोजनस क्षार होते हैं जो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। उन न्यूक्लियोटाइड से हम क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, जिससे क्या बनता है, डीएनए की संरचना बनती है। तो प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार इनमें से कौन सा है, एडेनिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी पांव रोग का रोग कारक, द पैथोजन ऑफ एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस का रोग कारक कौन सा है, इसका रोग कारक है बेटा फाइलेरियल कृमि, इसका रोग कारक है फाइलेरियल वर्म, इसका रोग कारक होता है। इसमें क्या होता है, जो मनुष्य का पैर है वो बिल्कुल हाथी के जैसा हो जाता है, हाथी के पांव के जैसा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, हाथी पांव रोग। किसकी वजह से होता है, फाइलेरियल वर्म यानी कि फाइलेरियाई कृमि की वजह से क्या होता है, ये रोग होता है इसके अंदर। तो हाथी पांव रोग किसके थ्रू है, फाइलेरियल कृमि की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोशिका से पूर्ण उत्पादक उत्पन्न करने की क्षमता कहलाती है, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल इज कॉल्ड। एक सेल है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक सेल है, इस एक सेल से कंप्लीटली पूरा कंप्लीट प्लांट बनने की क्षमता जो है, कंप्लीट प्लांट बनने की जो कैपेसिटी है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। बेटा ये प्लांट ब्रीडिंग वाले चैप्टर में, जो 9th चैप्टर है हमारा 12th क्लास में, उस चैप्टर में ये जब उसमें टिश्यू कल्चर पढ़ते हैं उसके अंदर ये टर्म्स आती है, टोटिपोटेंसी, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो उसका मतलब क्या है, जब किसी कोशिका से कोई एक कोशिका है जो पूर्ण पादप बनाने की क्षमता रखती है, यानी कि एक कोशिका पूर्ण कंप्लीट पादप बना सकती है, वो उसकी क्षमता को क्या बोला जाता है, पूर्ण शक्तता या टोटिपोटेंसी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण से होती है, विच फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाई वाइडल टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इसमें से फीवर है, यानी कि कोई एक डिजीज है, उस डिजीज का टेस्ट जो है, यानी कि उसके टेस्ट करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि ये डिजीज है। तो वो कौन सा विडाल टेस्ट है, वो किस डिजीज के लिए किया जाता है, जिससे हम डिजीज का पता लगाते हैं। सबसे पहले डायग्नोस किया जाता है, तो डायग्नोस करने के लिए जो विडाल टेस्ट है, वो विडाल टेस्ट किस डिजीज के लिए किया जाता है। बेटा विडाल टेस्ट ये कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में। विडाल टेस्ट जो किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफॉइड के लिए। किसके लिए किया जाता है, टाइफॉइड के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में हरे पादपों का स्तर कौन सा होता है। खाद्य श्रृंखला अगर हमको पता हो, खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कौन आते हैं, पादप आते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं, पादप। उसके बाद कौन आता है, प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर। इसी तरीके से बनती है हमारी खाद्य श्रृंखला। तो इस खाद्य श्रृंखला में ये जो पादप हैं, ये तो क्या हो गए, प्रोड्यूसर, उत्पादक। ये क्या हो गए, प्राइमरी, उपभोक्ता। ये सारे के सारे क्या हैं, कंज्यूमर हैं। ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्सरी कंज्यूमर। ये सारे के सारे उपभोक्ता हैं हमारे, ठीक है ना। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट भोजन का निर्माण करते हैं, यही दूसरों को, उपभोक्ताओं को भोजन ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं, उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए खाद्य श्रृंखला में प्लांट क्या आते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पर आते हैं और इनको क्या बोला जाता है, उत्पादक या प्रोड्यूसर बोला जाता है। तो प्लांट खाद्य श्रृंखला में सबसे फर्स्ट नंबर पर आते हैं। ये क्या होते हैं, उत्पादक, यानी कि भोजन का उत्पादन कर रहे हैं, ये उत्पादक या प्रोड्यूसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन जीन क्राई कपास में मुकुल कृमि को नियंत्रित करता है। विच प्रोटीन जीन क्राई इज कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म। ये पूछ रहा है कि कॉटन के अंदर ऐसा कौन सा प्रोटीन जीन है जो उसके अंदर क्या नहीं करने देता, बॉलवर्म यानी कि मुकुल कृमि को नियंत्रित करता है, उसका अटैक नहीं होने देता बिल्कुल भी। तो पूछ रहा है तो कौन सी क्राई जीन है जो उसमें एंटर करा देते हैं हम, जिससे कि वो क्या हो जाती है, उनके मुकुल कृमि के लिए रेजिस्टेंट हो जाती है। तो ये जीन है हमारी फर्स्ट AC एंड सेकंड AB। ये जीन है फर्स्ट AC एंड सेकंड AB, जो किससे सुरक्षा करती है, इसकी बॉलवर्म से सुरक्षा करती है, ठीक है, कपास की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए ये हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस तो हो गए। अब क्वेश्चन आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वो हमारे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है तो वह क्या कहलाता है। ये भी हमारा क्वेश्चन किससे है, 9th चैप्टर से है। ये बोलना चाह रहा है कि पशुओं के मध्य, किसके मध्य हो रहा है, एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य, एक तरह की एक ही नस्ल के हैं, नस्ल एक ही है, उसके क्या हैं, 2 पशु हैं, इनके मध्य हमने क्या करा है, ब्रीडिंग करा दी। ब्रीडिंग करा के जो हम न्यू पशु बना रहे हैं, तो इसके अंदर जो ब्रीडिंग कराएंगे, हम प्रजनन कराएंगे, तो यह प्रजनन क्या कहलाता है। यह प्रजनन में बोला जाता है अंतः प्रजनन। इसे हम क्या बोलते हैं, अंतः प्रजनन। इन ब्रीडिंग, इंग्लिश में बोलते हैं इन ब्रीडिंग। एक होता है बहिर्प्रजनन, आउट ब्रीडिंग। उसमें क्या किया जाता है, 2 नस्ल को, 2 भिन्न प्रकार की नस्ल के पशुओं के मध्य करवाया जाता है। 2 भिन्न प्रकार की नस्ल के पशुओं के मध्य अगर हम प्रजनन करवाएंगे तो वो तो बहिर्प्रजनन होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य प्रजनन करवाएंगे तो उसको क्या बोला जाता है, अंतर प्रजनन या इन ब्रीडिंग। ओके, नेक्स्ट। बीटी जीव विष जीवाणु से निर्मित होता है। जो बीटी जीव विष है, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम, किस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। ये तो सभी को पता होगा कि जो बीटी विष है वो किस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। ये प्राप्त किया जाता है बैसिलस थोरिंजियंसिस, बैसिलस थोरिंजियंसिस। इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है, बीटी। बी तो यहाँ से लिया गया है, ये बी हो गया, टी इसके थोरिंजियंसिस से लिया गया है, तो ये क्या हो गया, टी। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, बीटी टॉक्सिन नेम रखा गया है। बैसिलस थोरिंजियंसिस नामक बैक्टीरिया से क्या किया जाता है, एक टॉक्सिन्स निकलता है, उस टॉक्सिन को क्या बोलते हैं हम, बीटी टॉक्सिन बोला जाता है, बीटी जीव विष। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति में मिलता है तो इसे डीएनए डैश कहते हैं। इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी इट इज कॉल्ड डीएनए। जब कोई उत्परिवर्तन है, कोई म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, कोई म्यूटेशन मिल रहा है हमको किसी डीएनए में, वो म्यूटेशन जनसंख्या में क्या है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में अवेलेबल है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, तो इसको क्या बोला जाता है। ये बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है बेटा, जिसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका आंसर आएगा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। हिंदी में आएगा डीएनए बहुरूपता, हिंदी में इसको बोलते हैं डीएनए बहुरूपता। कोई भी म्यूटेशन है वो उच्च आवृत्ति में अगर हमको मिल रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर आधारित दूसरे जंतु व पादप जातियां भी अनिवार्य रूप से क्या हो जाती हैं, विलुप्त होने लगती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, व्हेन अ स्पीसीज बिकम्स एक्सटिंक्ट द अदर प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट इज ऑब्लिगेटरी टू एक्सटिंक्ट इज कॉल्ड। एक जाति थी, प्रेजेंट थी, वो जाति क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गई, तो उसके साथ साथ क्या हो गई, दूसरी भी विलुप्त हो गई। ये एक जाति थी, जब ये क्या हो गई, विलुप्त हो गई, इसके साथ साथ क्या होगी, इस पर डिपेंडेबल जो दूसरी जाति थी वो भी क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। ये पूछ रहा है, तो इस टर्म को तो क्या बोला जाता है, इस टर्म को बोला जाता है सह विलुप्तता, सह विलुप्तता, को एक्सटिंक्शन। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें, किसी भी पॉन्ड में से, किसी भी वाटर बॉडी में कोई एक फिश थी, ठीक है, एक फिश थी, एक फिश की ये जो जाति है, ये जाति क्या हो गई, विलुप्त हो गई। अब इस पर जीवन यापन करने वाले जो दूसरे छोटे जीव है, इस फिश पर रह करके जीवन यापन करते थे, वो केवल इसी से अपना जीवन यापन करते थे, तो इस पर जो डिपेंडेंट थे जो छोटे जीव, वो भी क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, जो दूसरी जाति इस पर डिपेंडेंट थी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सह विलुप्त, यानी कि एक जाति विलुप्त हुई तो उस पर आधारित, उस पर डिपेंड जो दूसरी जाति थी वो भी क्या हो जाती है, उसके साथ ही विलुप्त हो जाती है। इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन या सह विलुप्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आ गए हमारे एक लाइन वाले क्वेश्चन आ गए। अभी तक हमने कर लिया मल्टीपल क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। अब एक लाइन में हमको क्या करना है, आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम 2 वर्ड में तोड़ें इसको, देखो,
बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायो प्लस टेक्नोलॉजी, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी में क्या है? एक तो बायोलॉजी आ रहा है हमारा, एक क्या आ रहा है? टेक्नोलॉजी, तकनीक आ रही है सारी की सारी। तो तकनीक का हम बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? अगर तकनीक का यूज़ करके यूजफुल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मानव के लिए कोई ज़रूरी चीज़ें, आवश्यक चीज़ें, उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? बायोटेक्नोलॉजी। क्या कर रहे हैं? बायोलॉजी में हम किसका यूज़ कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जो है यूजफुल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यूजफुल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन जो हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि हम अपने फ़ायदे के लिए बायोलॉजी में क्या ऐड कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी ऐड कर रहे हैं, और हमारे नीड की जो चीज़ें हैं उनको क्या कर रहे हैं? हम डेवलप कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। एक लाइन में ही लिखना है हमको आंसर, सिर्फ और सिर्फ जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित करना है कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। माता से IA एलील एवं पिता से I0 एलील प्राप्त करने वाली संतति का रुधिर वर्ग। यहाँ पर हमको क्या बनाना है? ब्लड ग्रुप बताना है। विच विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द प्रोजेनिंग गेटिंग IA एलील फ्रॉम मदर एंड IA एलील फ्रॉम फादर। देखो ये तो है हमारी मदर, इसने क्लियर दे दिया है हमको क्वेश्चन में कि मदर का क्या है और फादर का क्या है। देखिए मदर फादर, मदर का दिया है कि इनसे कौन सा आ रहा है? IA एलील आ रहा है। जो युग्मक आ रहे हैं मदर से उसमें कौन सा है? IA एलील। और जो फादर से जो आ रहे हैं उसमें क्या है हमारा? I0 एलील। मदर से आने वाले IA एलील और फादर से युग्मक है उनमें कौन सा आ रहा है? I0 एलील है। तो ये मिल करके क्या बनाएंगे? ये मिल करके जब एक प्रोजेनी के अंदर आ रहे हैं, बच्चे के अंदर आ रहे हैं, तो I0 वाला कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये किसका होता है? ए ग्रुप का होता है, ए ब्लड ग्रुप का। ब्लड ग्रुप के देखिए ए का क्या होता है? ए के अंदर आता है IA एंड IA और I0 वाला आता है। ठीक है। बी के अंदर क्या आता है? IB एंड IB I0 वाले आते हैं। ओ के अंदर क्या आता है? ओनली ओ के अंदर आएगा आपका ओनली I0 वाला, और AB के अंदर आएगा IA और IB वाला आएगा, या इसको उल्टा भी लिख सकते हो IB और IA वाला। तो ये जो मैच है वो किससे मैच हो रहा है? ये इससे मैच हो रहा है। तो ये किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है? अगर माता के युग्मक से क्या आ रहा है? हमारे गैमीट से IA एलील आ रहा है और फादर के से कौन सा आ रहा है? I0 एलील आ रहा है। तो जो चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? ए ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा हमारा? ए ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। बायोपायरेसी की परिभाषा लिखिए। डेफिनेशन ऑफ बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है ये पूछ रहा है। बायोपायरेसी का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट है, देखिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा या किसी भी देश के द्वारा कोई प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है, किसी दूसरे देश का प्रोडक्ट, बिना उसको कंपनसेशन दिए, बिना उसकी इजाज़त लिए, और ना ही उसको हमने क्या किया, उसको रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमने उसकी इजाज़त भी नहीं ली। जैसे कि एक देश है, इस देश ने क्या किया है? एक प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है। इस प्रोडक्ट का यूज़ कौन कर रहा है? अदर कोई भी कर रहा है, अदर पर्सन, जो अदर जो कंट्रीज़ हैं वो यूज़ कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां यूज़ कर रही हैं, लेकिन ये इनको क्या नहीं दे रही? ये इस देश से ना तो इन्होंने क्या ली? परमिशन ली, परमिशन भी नहीं ली, और जो कंपनसेशन देना चाहिए वो कंपनसेशन भी नहीं दिया इसको। तो उसको क्या बोलेंगे हम? बायोपायरेसी। यानी कि किसी देश के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट, किसी को दूसरे का प्रोडक्ट किसी दूसरे के द्वारा यूज़ किया जा रहा है विदाउट उसकी परमिशन लिए, बिना उसे कंपनसेशन दिए, दैट इज़ कॉल्ड बायोपायरेसी। इसको हम क्या बोलते हैं? बायोपायरेसी बोला जाता है। क्योंकि कोई चीज़ बनाई तो हमने, तो कोई दूसरा यूज़ कर रहा है उसको, लेकिन ना तो उसने हमसे परमिशन ली और ना ही उसने हमको उसका जो है पैसा दिया, कंपनसेशन दिया, दैट इज़ कॉल्ड बायोपायरेसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णांधता में व्यक्ति कौन से रंग में विभेद नहीं कर पाता है? विच कलर्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड बाई पर्सन इन कलर ब्लाइंडनेस। डिजीज कौन सी बोल रहा है ये? कलर ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन क्या है? कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। वर्णांधता में कैसी डिजीज है ये? वर्णांधता है सेक्स लिंक्ड डिजीज। कैसी डिजीज है? सेक्स लिंक्ड डिजीज है वर्णांधता।
अब ये सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है उसमें पेशेंट किस कलर में विवेदन नहीं कर पाता है। तो बेटा इसमें जो है पेशेंट रेड और ग्रीन कलर में विवेदन नहीं कर पाता है, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर, लाल और हरे कलर में जो व्यक्ति है वो विवेदन नहीं कर पाता है। अब सोचोगे कि ये रोड पर जब गाड़ियाँ चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं, इनको बताया हुआ होता है कि ऊपर की लाइट जल रही है, क्योंकि ऊपर ग्रीन होती है, हम देखते हैं ऊपर रेड होती है और नीचे ग्रीन होती है, तो उनको बताया हुआ होता है ऊपर की लाइट जल रही है तो इसका मतलब रेड लाइट है, रुकना है, और नीचे की लाइट जल रही है इसका मतलब ग्रीन लाइट है, आपको चलना है। क्योंकि ये रेड और ग्रीन में विवेदन नहीं कर पाते, सिर्फ ये देखते हैं कि ऊपर की लाइट जली है या नीचे की लाइट जली है, ऊपर की जलती है तो ये रुक जाते हैं और नीचे की जलती है तो चल देते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा विवेदन नहीं होता, रेड और ग्रीन कलर में कोई विवेदन नहीं कर पाता वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहज प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए, डिफाइन इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? देखिए बेटा, एक तो होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दो इम्यूनिटी होती हैं, एक तो होती है हमारी इन्नेट और एक होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी इसमें दे रखी है हमारे पेपर में आगे। इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि सहज प्रतिरक्षा का मतलब होती है ये कहाँ कब से होती है, बाय बर्थ, यानी कि जन्म के साथ ही क्या होती है, उपस्थित होती है ये हमारे अंदर। ऐसी प्रतिरक्षा यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे अंदर जन्म के साथ ही उपस्थित है, हमको बाहर से अर्जित करने की जरूरत नहीं है, उसको क्या बोला जाता है, सहज प्रतिरक्षा बोला जाता है। जन्म के साथ ही हमारे अंदर उपस्थित है, इसलिए तो उसको क्या बोलेंगे हम, सहज प्रतिरक्षा। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, उपार्जित, यानी कि हमको जन्म के बाद क्या करते हैं, हम इसको अर्जित करते हैं, आफ्टर बर्थ हम लेते हैं इसको, जन्म के बाद क्या की जाती है, अर्जित की जाती है। पूछा क्या गया है आपसे, ओनली इन्नेट, सहज प्रतिरक्षा जो जन्म से प्रेजेंट होती है हमारे अंदर और इसको जन्म के बाद हमको अर्जित करने की, यानी कि हम जन्म के बाद इसको हमारे अंदर नहीं लेते, हमारे अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, इजीली हमारा काम चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, आनुवंशिक रूपांतरित जीव को परिभाषित कीजिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। कभी कभी तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछने के लिए आ जाती है, जीएमओ की फुल फॉर्म लिखी है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है, इस ऑर्गेनिज्म के क्या किया गया है, मैनिपुलेशन किया गया है, जीन मैनिपुलेशन। जीन मैनिपुलेशन किया जा रहा है तो जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑर्गेनिज्म है किसी जीव के अंदर, हम क्या कर रहे हैं, उसके जीनों को हस्तांतरित कर रहे हैं, यानी कि उसके जीन में चेंज कर रहे हैं, फिर जो नया जीव बना उसको क्या बोलेंगे हम, आनुवंशिक रूपांतरित जीव बोलेंगे। कई तरह के बनाए गए ऐसे एनिमल्स जो हैं, प्लांट्स हैं, कब तरह के बनाए गए हैं इसके अंदर। तो क्या किया हमने, एक जीव है, इस जीव के अंदर हमने क्या किया, उसके जीनों का हस्तांतरण किया, जीनों का हस्तांतरण, तो जो बना वो क्या बना, आनुवंशिक रूपांतरित जीव। क्या बना, आनुवंशिक रूपांतरित जीव। क्लियर, यहां से आनुवंशिक रूपांतरित जीव का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? समुद्र में जैव मात्रा के जो पिरामिड हैं किस प्रकार के होते हैं, पूछ रहा है, बायोमास पिरामिड पूछ रहा है। ठीक है, बायोमास पिरामिड पूछ रहा है। बायोमास पिरामिड का मतलब क्या होता है, ये जो पिरामिड है बायोमास के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे, जीव की जैव मात्रा के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तीन प्रकार के पिरामिड होते हैं हमारे, एक तो होता है संख्या का पिरामिड, एक होता है हमारा जैव मात्रा का पिरामिड, और एक होता है हमारा ऊर्जा का पिरामिड। तीन प्रकार के पिरामिड होते हैं। तो इसमें से पूछा गया है इसने, जैव मात्रा का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड। देखो बेटा, दो तरीके के होते हैं जीव भार के पिरामिड, एक तो होता है थल पर, लैंड पर, और एक होता है जल में। दो तरीके से बनेंगे, थल पर जो लैंड पर बनेंगे, एंड वाटर, वाटर में बनेंगे। ठीक है, लैंड पर जो बनेगा वो तो कैसा होता है, सीधा होता है। क्यों होगा सीधा वो भी अभी बता देते हैं। और जो वाटर में जो होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। हमने बनाए किसके हैं, भार के अकॉर्डिंग। लैंड पर उपस्थित जो पादप हैं उन पादपों का क्या होता है, भार ज़्यादा होता है। ठीक है, जो उत्पादक हैं उनका भार ज़्यादा होगा, प्रोड्यूसर्स का, उनसे कम भार किसका होगा, कंज्यूमर्स का होगा, उससे कम भार सेकेंडरी कंज्यूमर्स का, उससे कम भार टर्शरी कंज्यूमर्स का।
हम जल में देखें तो जल में क्या होता है, जल में उपस्थित जो जीव हैं या पादप हैं उनका भार क्या होता है, कम होता है। उस पर डिपेंडेंट छोटे जीव हैं उनका भार उनसे ज़्यादा होता है, उस पर डिपेंडेंट बड़े जीव हैं उनका भार उनसे ज़्यादा होता है। इसलिए ये क्या बनते हैं, उल्टे बनते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, समुद्र में जैव मात्रा का पिरामिड। समुद्र किस में आता है, जल में आता है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हुई कि जल में जो पादप में फॉर एग्जांपल हम देखें प्लैंक्टन्स जो होते हैं उनका भार कम होगा, उन पर डिपेंडेंट जो प्लैंक्टन्स है उनका भार उनसे ज़्यादा होगा, उन पर डिपेंडेंट छोटे जीव है उनका भार उससे ज़्यादा होगा, उस पर डिपेंडेंट जो फिशेज हैं उनका भार उनसे ज़्यादा होगा। तो समुद्र में उपस्थित पिरामिड किस प्रकार के होंगे, जैव भार के पिरामिड उल्टे होंगे। कैसे होंगे, उल्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है, एक्स टू कंजर्वेशन। दो तरीके का संरक्षण होता है बेटा बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण दो तरीके से होता है, एक तो होता है एक्स टू और एक होता है इन सिटू। दो तरीके से संरक्षण किया जाता है, एक्स टू यानी कि बाह्य स्थानीय संरक्षण, इन सिटू यानी कि अंतः स्थानीय संरक्षण। अंतःस्थानिक का तो मतलब होता है हम किसी भी जीव का संरक्षण उसके किस में करते हैं, प्राकृतिक आवास में ही करते हैं। संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, उसके प्राकृतिक आवास में अगर संरक्षण किया जा रहा है तो उसे बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। लेकिन संरक्षण एक्स सिटू कंजर्वेशन, इसमें क्वेश्चन पूछा है बाह्य स्थानीय संरक्षण का मतलब क्या है। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब है जब हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कर रहे हैं वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन उसके प्राकृतिक आवास से हटकर, प्राकृतिक आवास से हटकर, यानी कि हम दूसरी लाइन भी यूज कर सकते हैं कृत्रिम आवास में। कहाँ कर रहे हैं, अगर कृत्रिम आवास में किया जा रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण। जैसे हम देखें जूलॉजिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल गार्डन्स, जू चिड़ियाघर जो होते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स, सीड बैंक, स्पर्म बैंक एटसेट्रा, ये सारे क्या है हमारे बाह्य स्थानीय संरक्षण है। यानी कि उनके प्राकृतिक आवास से बाहर हम संरक्षण कर रहे हैं, कृत्रिम आवास में संरक्षण किया जा रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जूलॉजिकल गार्डन्स, जूज, बॉटनिकल गार्डन्स, सीड बैंक एटसेट्रा। नेक्स्ट, अब हमारे आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। किन्हीं तीन गर्भ निरोधक साधनों का क्या करना है, हमको नेम लिखना है। कौन कौन से, राइट द नेम ऑफ एनी थ्री कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इसको क्या पूरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूछा है। देखिए फर्स्ट तो क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब यानी कि क्या है, गर्भ निरोधक साधन, यानी कि जिससे गर्भधारण नहीं किया जाए, वो मेथड जो यूज करेंगे यानी कि गर्भधारण को रोका जा सके उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं। इसने तीन पूछे हैं बेटा तो तीन ही हम बताएंगे। एक जैसे कि हम बता दें कि ओरल जो पिल्स ली जाती हैं, गोलियां, डायरेक्टली जो मुंह से ली जाने वाली गोलियां हैं वो किस में आएंगी, ओरल पिल्स। देखो ओरल पिल्स में जैसे कि आती है सहेली, ये यूज की जाती है। तो एक तो ये मेथड हो गया हमारा। एक हम देखें कि बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स यानी कि हम देखें रोध जो होते हैं, रोध में हम जाएंगे जैसे कि हम देखेंगे कॉन्डोम्स, वो किसके अंदर आ जाएंगे, बैरियर्स के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखें कि हम देखें इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, अंतः गर्भाशयी युक्तियां, अंतः गर्भाशयी युक्तियां जैसे कि कॉपर टी, इससे भी क्या किया जा सकता है, गर्भधारण को रोका जा सकता है। केवल कितनी पूछी हमसे, तीन पूछी हैं। और नेचुरल बैरियर्स भी होते हैं इसके लिए, जैसे कि नेचुरल बैरियर में आता है, नेचुरल बैरियर्स में हमारे पास आता है स्तनपान है, बाह्य स्खलन है, ये किस में आ जाते हैं, हमारे नेचुरल बैरियर में आ जाते हैं। हमको तीन पूछा गया तो हम कोई भी इनमें से तीन लिख सकते हैं। ओरल पिल्स यानी कि मुंह से ली जाने वाली गोलियां जो सहेली है, बैरियर्स जैसे कि कॉन्डोम्स हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस अंतः गर्भाशय युक्तियां जैसे कि कॉपर टी है, और नेचुरल बैरियर्स जो प्राकृतिक होते हैं, ये कैसे हैं, प्राकृतिक रोध हैं, तो स्तनपान है, बायस्कलन है, ये किस में आते हैं, हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि इनसे हम क्या कर सकते हैं, गर्भधारण को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन गन क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। जीन गन यानी कि बायोलिस्टिक। देखिए ये जीन गन क्या होती है और इसका उपयोग भी लिखना है। ये देखिए कोई भी बायोटेक्नोलॉजी में से क्वेश्चन है
ये एक सेल है, टारगेट सेल, यानी कि इसके अंदर हमको कोई चेंज करना है, कोई जीन ऐड कराना है, कोई डीएनए ऐड करवाना है, तो हम डायरेक्टली अगर ऐड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, जीन गन का। यानी कि फॉर एग्जांपल एक बंदूक की तरह होती है, तो उसमें से क्या चलती है, एक गोली चलती है, वो गोली इस पर आकर के लगती है, डायरेक्टली इसमें एंटर हो जाती है। तो ये किसकी तरह काम करेगी, जीन गन नाम इसीलिए दिया गया है। किसकी तरह है, ये एक गन की तरह है। इस गन से क्या चलेगी, एक गोली चलेगी। वो गोली किसकी बनी होती है वो पता होना चाहिए। ये गोली होती है हमारी गोल्ड एंड टंगस्टन। किसकी बनी हुई होती है, गोल्ड एंड टंगस्टन की छोटी छोटी गोलियां होती हैं, जिनके ऊपर क्या लगा होता है, डीएनए। डीएनए की कोटिंग होती है। जो डीएनए हमको इस सेल में एंटर करवाना है, उस डीएनए की कोटिंग होती है। जैसे जी गन है, उस गन से जो गोली हम चला रहे हैं वो गोली किसकी होती है, गोल्ड और टंगस्टन की गोली होती है, जिसके ऊपर डीएनए की कोटिंग होती है, जो डीएनए हमको इस सेल में एंटर करवाना है। तो उस गन से ये गोली चला करके हम ये डीएनए डायरेक्ट इसमें एंटर करवा देते हैं, इस टारगेट सेल में एंटर करवा देते हैं। इसको तो क्या बोलते हैं, जीन गन, बायोलिस्टिक गन। इसका उपयोग किस में किया जाता है, ये उपयोग किया जाता है ओनली प्लांट्स में। जीन गन का उपयोग किस में करते हैं, हम प्लांट्स के अंदर करते हैं। डायरेक्टली जो है हम अगर सेल में एंटर करवाना चाह रहे हैं जीन्स को, उसमें चेंज करना चाह रहे हैं डिजायर कैरेक्टर्स के लिए, तो उसका किसका उपयोग करते हैं हम, जीन गन का, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन के कोई 3 महत्वपूर्ण बिंदु। राइट एनी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बी कीपिंग, एपीकल्चर। बी कीपिंग को क्या बोलते हैं हम, एपीकल्चर भी बोलते हैं। क्या होता है बी कीपिंग से, बी कीपिंग करते क्या है हम, मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। तो मधुमक्खियों के पालन से हमको क्या देखना है, 3 महत्वपूर्ण बिंदु। क्या क्या होता है, सबसे पहला तो शहद, किसका उत्पादन होता है, शहद का। दूसरा किसका होता है, मोम का, जिसको हम बोलते हैं बी वैक्स, इसको बोलते हैं हनी। और तीसरा क्या होता है, पॉलिनेशन। उन फूलों का क्या हो जाता है, पॉलिनेशन, परागण की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। परागण ज़्यादा होता है तो उनसे मिलने वाला उत्पाद भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। मधुमक्खी पालन से इतने सारे फायदे होते हैं हमको। एक तो शहद हमको मिलता है, दूसरा बी वैक्स हमको मिल जाती है, तीसरा जो जहाँ पर हम बी कल्चर करते हैं, एपीकल्चर किया जा रहा है जहाँ पर, वहाँ पर क्या करती हैं, पादपों का मकरंद इकट्ठा करने के लिए पादपों से एक पादप से दूसरे पादप पर जाती हैं, तो परागण की प्रक्रिया क्या करती हैं, संपन्न करती हैं। जिससे परागण की प्रक्रिया अच्छे से होगी तो उत्पादन भी क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा। ये होते हैं मधुमक्खी पालन के महत्वपूर्ण बिंदु। नेक्स्ट, पशु प्रजनन क्या है, पशु प्रजनन के 2 उद्देश्य। हमको किसके बारे में बताना है, एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग क्या होती है, देखिए, पशु प्रजनन यानी कि हम क्या करवा रहे हैं, पशुओं में क्या करवा रहे हैं, प्रजनन करवा रहे हैं। या तो हम एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य, मैंने अभी भी बताया था आपको 2 तरह की होती है, या तो एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य करा रहे हैं, या फिर 2 भिन्न भिन्न नस्ल के पशुओं के मध्य अगर हम प्रजनन करवा रहे हैं, दैट इज पशु प्रजनन। यानी कि हम क्या करवा रहे हैं, पशुओं के मध्य क्या करवा रहे हैं, आपस में क्रॉस करवाया जा रहा है, उससे नए पशु का निर्माण किया जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, पशु प्रजनन। उद्देश्य यानी कि हम इसको कर क्यों रहे हैं पशु प्रजनन को। एक तो पशु प्रजनन हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमको जो पशु मिल रहा है, जो नया पशु हम बना रहे हैं, वो कैसा हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो। कैसा हो, डिजीज रेजिस्टेंस, यानी कि उसमें कोई भी बीमारी ना हो, बीमारी ना लगे, जिसके डिजीज रेजिस्टेंस हो। प्लस इससे हमको क्या मिले, उत्पाद भी ज़्यादा मिले, जो भी उससे उत्पाद मिल रहा है। जैसे कि हम देखें दूध जो मिल रहा है हमको, दूध का उत्पादन क्या हो, ज़्यादा हो। इसलिए हम क्या करते हैं, अच्छी नस्लों को ही क्या किया जाता है, आपस में ब्रीडिंग करवाई जाती है। फिर जो नई नस्ल मिलती है हमको, उसमें तो बीमारियां भी नहीं हैं, और प्लस हमको क्या हो रहा है, उससे दूध भी ज़्यादा मिल रहा है, जो हमको उससे उत्पादन मिल रहा है। मुर्गी पालन कर रहे हैं, मुर्गियों का प्रजनन करवाया जा रहा है, तो वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, उससे अंडे ज़्यादा मिलेंगे, चिकन ज़्यादा मिलेगा। तो अच्छी नस्ल की किस्मों के बीच, उनके बीच क्या करवाते हैं, हम ब्रीडिंग करवाते हैं। फिर नया पशु जो मिलता है उसमें जो है उद्देश्य होते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, पशु प्रजनन करवाते हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि विस्फोट का कारण। हमारे भारत देश में भी कंटिन्यूस जनसंख्या वृद्धि क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। सबसे पहली बात तो जनसंख्या वृद्धि विस्फोट का मतलब क्या है, जनसंख्या का बहुत जल्दी शीघ्रता से बढ़ना, कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है। बढ़ क्यों रही है ये देखें हम। सबसे पहले तो हम देखें
लिटरेसी रेट, जो साक्षरता दर है वो कम होना, हमारी जो लिटरेसी रेट है वो क्या है, कम है। गरीबी है, जागरूकता नहीं है किसी में, जिनके पास जागरूकता नहीं है, यानी कि जो साक्षर नहीं है वो जागरूकता भी नहीं है, जागरूकता नहीं है तो क्या हो रहा है, वहाँ बच्चे भी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। प्लस एक हमारी जो मेडिकल जो हो गई है, हमारी मेडिकल लाइन बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, अच्छी हो गई है, यानी कि जो हॉस्पिटलिटी है, हॉस्पिटल्स के जो भी हमारे काम हो रहे हैं वो इतने अच्छे हो गए हैं हमारे, जिसकी वजह से डेथ रेट क्या हो गई है, कम हो गई है। हॉस्पिटल में पहले तो क्या होता था, इतने ज़्यादा जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो टेक्नोलॉजी नहीं आ रही थी, किसी चीज़ का पता नहीं चलता था, कोई डिजीज़ भी हो गई बच्चे में अंदर तो फिर क्या होता था, पता नहीं चल पाता था, उसकी डेथ हो जाती थी। लेकिन आजकल जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है तो हॉस्पिटलिटी भी क्या हो गई हमारी अच्छी होने की वजह से डेथ रेट क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यदि कुछ कारण है जिनकी वजह से क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि, विस्फोट, साक्षरता दर कम है तो हो रही है, गरीबी है, जागरूकता नहीं है हमारे अंदर, और हॉस्पिटलिटी सही होने से डेथ रेट तो क्या हो गई है, कम हो गई है, और हमारी जो बर्थ रेट है वो क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तो बर्थ रेट ऑलरेडी ज़्यादा जब हो ही रही है तो फिर क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि का विस्फोट होगा। नेक्स्ट, संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु आवश्यक किसी एक विशेषता को बताइए। एक्सप्लेन एनी वन फीचर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। एक वेक्टर है, इसमें पूछ रहा है उस वेक्टर में कोई हमको फॉरिजन डीएनए एंटर करवाना है। ये वेक्टर है, एक वेक्टर में, इस वेक्टर में हम क्या करवाना चाह रहे हैं, वांछित डीएनए एंटर करवाना चाह रहे हैं, फॉरेन डीएनए एंटर करवाना चाह रहे हैं। तो इस डीएनए को जब इसमें हम एंटर करवाएंगे तो उसके लिए इस संवाहक में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखो, किसी डीएनए को जब संवाहक में एंटर करवाया जाता है तो एंटर होने के लिए पहचान स्थल होते हैं, जिसे बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। पहचान स्थल, रिकॉग्निशन साइट। तो ये रिकॉग्निशन जो साइट है वो कैसी होनी चाहिए, ज़्यादातर रिकॉग्निशन साइट सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, क्योंकि एक रिकॉग्निशन साइट होगी तो वहीं से एक जगह से कट जाएगा और ये फॉरिजन डीएनए क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और वापस से जो है हमारा क्या बन जाएगा, नया डी जो है वेक्टर बन जाएगा। इसके अंदर हम जो चाहते हैं वो फॉरेन डीएनए एंटर हो जाएगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट हुई तो ये तो कई जगह से कट जाएगा, फिर एक से ज़्यादा पहचान स्थल हुए तो ये कई जगह से कट जाएगा, तो फिर डी क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, खंडों में विभाजित हो जाएगा ये वेक्टर, तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वेक्टर में अगर फॉरिजन डीएनए एंटर करवाना है तो उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, रिकॉग्निशन साइट उसमें सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए, जिससे वो एक ही जगह से कट हो, वहाँ पर फॉरिजन डीएनए एंटर हो जाए और वापस ही क्या हो जाए, वो बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के किसी एक उपयोग को समझाइए। हम एक्सप्लेन एनी वन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया गया है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका बेटा इंसुलिन, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन देखें, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन के अंदर दो पेप्टाइड होते हैं, पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी। पेप्टाइड ए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो होते हैं 21 और इसके अंदर होते हैं 30, यानी कि टोटल कितना बना होता है, 51 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो बनता है वो क्या बनता है, इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता, वो बनता है प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन यानी कि उसमें ए और बी के साथ साथ क्या होता है, सी पेप्टाइड भी जुड़ा हुआ होता है। फिर इसकी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होकर के जब क्या बनता है, ये इंसुलिन बनता है। तो एक कंपनी थी एली लिली कंपनी, एली लिली कंपनी ने क्या किया, एली लिली कंपनी ने क्या बनाया, पेप्टाइड ए बनाया और पेप्टाइड बी बनाया। इन पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी को किस में एंटर कर दिया, पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी बनाया, इन दोनों को क्या इसमें एंटर कर दिया, बैक्टीरियाज में एंटर कर दिया। बैक्टीरियाज में एंटर करने से उनकी क्या बन गई, कॉपीज़ बन गई। उन कॉपीज़ को बाद में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, उन कॉपीज़ को बाद में जोड़ दिया गया। तो ये जो बना उसे बोला ह्यूम्युलिन, क्या बोलते हैं इसको, ह्यूम्युलिन बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, ह्यूम्युलिन बोला जाता है। यानी कि सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, इंसुलिन का बनना। दूसरा एग्जांपल भी है जीन थेरेपी जो होती है, जीन थेरेपी भी किसके अंदर आती है, चिकित्सा में मेडिकल का यूज़ कैसे किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी को मेडिसिन में कैसे यूज़ किया गया है। नेक्स्ट,
आनुवंशिकता रूपांतरित पौधे के उत्पादन के कोई दो लाभ लिखिए, किसी एक आनुवंशिक रूपांतरित पौधे का उदाहरण दीजिए। हमको क्या करना है, एनी टू एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। सिंपल है बहुत ज़्यादा, हमको दो लाभ बताने हैं कोई। हम जीएमओ प्लांट बना रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना रहे हैं, तो किसके लिए बना रहे हैं, उस पादप से क्या हो, एक तो यील्डिंग ज़्यादा हो, ऐसे बना रहे हैं हम, यानी कि उत्पादकता ज़्यादा हो। बहुत सारे हैं बेहतर लाभ तो इसके। या हम कैसे बना रहे हैं, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बना रहे हैं, यानी कि जिनमें क्या ना हो, डिजीज ना हो। स्ट्रेस रेजिस्टेंस, यानी कि वो क्या कर सकें, जो स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, उनको क्या कर सकें, सहन कर सकें। जैसे कि धूप है, कम पानी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसको भी क्या कर सकें, वो सहन कर सकें। तो इसने क्या पूछा है, ओनली कि दो लाभ पूछे हैं। तो हम किसके लिए कर रहे हैं, उत्पादकता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, या डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप करने के लिए, डिजीज रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप करने के लिए भी हम कर रहे हैं। अब पूछ रहे हैं आनुवंशिक रूपांतरित पौधे का उदाहरण दीजिए। पौधे का उदाहरण है बेटा बीटी कॉटन। क्या है इसका उदाहरण, बीटी कॉटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता की क्षति का एक कारण समझाइए, यानी कि कॉज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी लॉस के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसने पूछा है एक कारण, तो एक कारण में भी हम सबसे मेन कारण लेंगे। वो मेन कारण है हैबिटाट लॉस, आवास की क्षति। सबसे मेन पॉइंट जो है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। जो आवास की हमने क्षति की है, इसे क्या बोला जाता है, हैबिटाट लॉस। है कैसा ये, मैन मेड, यानी कि मनुष्य के द्वारा ही क्या किया गया है, उत्पन्न किया गया है। बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है ना, वो हमारे द्वारा ही हो रहा है। हम ही जो ऐसे कारण क्रिएट करते हैं जिससे कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रहा है। तो हैबिटाट लॉस या फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रहा है, हमारी मनुष्यों की जनसंख्या क्या हो रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो जनसंख्या कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक, नीड के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, जो इनका हैबिटाट है, प्राकृतिक आवास है बायोडाइवर्सिटी का, उसमें भी एंटर करते हुए जा रहे हैं। इनका जो प्राकृतिक आवास है, उस प्राकृतिक आवास को हम क्या कर रहे हैं, अपने यूज़ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम पेड़ों को काट भी रहे हैं, प्लस जो इनके प्राकृतिक आवास हैं वहाँ से हम रोड भी निकाल देते हैं, यातायात चालू हो गया वहाँ से, तो इनका आवाज़ जो है बचा ही नहीं। यहाँ पर हमने पूरा का पूरा पेड़ काट के जंगल क्या कर दिए, साफ कर दिए, वहाँ पर रोड बना दी, यानी कि उस जगह को हम अपने लिए भी यूज़ कर रहे हैं, प्लस वहाँ से जो वुड के चक्कर में हम पेड़ों को भी काट रहे हैं, तो उनका जो प्राकृतिक आवास है वो तो क्या हो गया, नष्ट हो गया। जो उनका आवास है वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। इस वजह से क्या होती है, जैव विविधता। सबसे मेन कारण है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि हमने उनके आवास पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। उनको जो प्राकृतिक आवास चाहिए, बायोडाइवर्सिटी में सारे जीव आते हैं, उनको जो उनके हिसाब से जो एरिया चाहिए वो एरिया चाहिए होता है, लेकिन हमने वो एरिया उनके लिए नहीं छोड़ा है। उनका आवास जो हमने क्षति पहुंचाई है, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। नेक्स्ट, ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में क्यों होता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। क्यों होता है ऊर्जा पिरामिड खड़ी अवस्था में, क्यों, क्योंकि ऊर्जा का स्थानांतरण हमेशा कैसा होता है, एक दिशा में होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण जब होता है, हमने पढ़ा हो 10% लॉ, 10% जो लॉ पढ़ा है हमने, दक्षांश का नियम, लैंडमैन का लॉ जो है, एक लेवल से, ये हमने प्रोड्यूसर बना लिया, कंज्यूमर, एक लेवल से दूसरे लेवल पर ओनली कितनी ऊर्जा जाती है, 10%। कितनी ऊर्जा जाती है, 10% जाती है। यहाँ पर अगर 100% थी तो यहाँ 10%, यहाँ इसका 10%, 1%, और यहाँ इसका 10%, कितना हो गया, 0.1%। ऊर्जा का नियम है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर जब ऊर्जा स्थानांतरित होती है तो ओनली कितनी ऊर्जा जाती है, 10% ऊर्जा, बाकी 90% क्या हो जाती है, हीट के रूप में निकल जाती है। इसीलिए जो श्रृंखलाएं या खाद्य श्रृंखलाएं ज़्यादा लंबी नहीं होती, केवल 3 से 4 लेवल तक ही होती हैं, क्योंकि इसके बाद अगर कोई खाएगा, क्योंकि हम फूड किसके लिए लेते हैं, एनर्जी के लिए, इसके बाद जब कोई खाएगा तो उसे नीड एनर्जी मिलेगी ही नहीं। तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, एक लेवल से दूसरे लेवल में ओनली 10% होता है। इसीलिए जो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा कैसा होता है, खड़ा। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी, कंज्यूमर के पास उससे कम होगी।
ये क्या है हमारा ऊर्जा का पिरामिड, हमेशा खड़ा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। परजीवी जंतु की जैविक उत्पाद में क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल इन द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स? परजीवी जंतु जो होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, यानी कि उनमें जो चेंज करके हमने बनाए हैं, जीन चेंज करके, ट्रांसजेनिक का मतलब उसके अंदर कोई जीन क्या किया गया है, ऐड किया गया है, तो वो जैविक उत्पाद में कैसे भूमिका निभाता है? देखिए, परजीवी जंतु यानी कि कोई एक एनिमल है, एक एनिमल है, इस एनिमल के अंदर हमने क्या किया, कोई जीन ऐड कर दिया, ऐसा जीन जिसको हमसे क्या मिलना है, कोई उत्पाद मिलना है, वो जीन ऐड कर दिया, तो हमको उससे क्या मिलना लग जाएगा, वो उत्पाद, वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मिलने लग जाएगा। क्या मिलने लग जाएगा, वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मिलने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रोजी गाय, रोजी गाय है, इस रोजी गाय में क्या किया गया था, ह्यूमन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन वाला जीन ऐड करवाया गया था। कौन सा करवाया गया था, ह्यूमन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन की जो जीन थी, इसकी जीन क्या कर दी गई थी, एनिमल में, ट्रांसजेनिक एनिमल में ऐड करवा दी गई थी, जिससे इससे युक्त क्या कर दिया गया, ये जीन किस में एंटर करवा दी, हमने गाय के अंदर एंटर करवा दी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से इसने क्या किया, इससे जो मिल्क मिला, उस मिल्क में क्या थी, ये प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा थी। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल में ऐसे जीन ऐड कर रहे हैं जिसकी हमको ज़रूरत है, ऐसे जीन जिससे हमको कोई भी उत्पाद मिलने वाला है, वो जीन हम ऐड करके उससे क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट अपना प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोजी गाय से हमको क्या मिला था, ह्यूमन की अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन का जीन हमने उसके अंदर एंटर करवाया, तो उसके मिल्क में क्या मिलने लग गया, ये प्रोटीन मिलने लग गया। तो ट्रांसजेनिक एनिमल इस तरीके से क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमको देने में अपनी भूमिका निभाते हैं, हम उनसे वो उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं जीन एंटर करवा के। नेक्स्ट, जैव विविधता के जातीय क्षेत्र संबंध प्रतिरूप को परिभाषित कीजिए। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पैटर्न। देखिए, ये दिया था अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने, ये पैटर्न किसने दिया था, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का मतलब है, हम्बोल्ट ने बताया था कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे जैसे स्पीशीज भी क्या होती हैं, बढ़ती हैं, बट एक लिमिट तक। कहाँ तक, एक लिमिट होती है उसकी, एक लिमिट होगी। जैसे जैसे एरिया हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वहाँ पर स्पीशीज की संख्या भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। उस लिमिट के बाद वो स्पीशीज की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके लिए इन्होंने एक डायग्राम बनाया था। देखिए बेटा, एक साइड तो उन्होंने लिया था एरिया, एक साइड ली थी स्पीशीज रिचनेस। यहाँ पर क्या होगा, हाइपरबोला हमको मिलेगा S = CAZ। या हम देखें लॉगरिथम लेवल पर लेंगे तो लॉगरिथम लेवल पर आएगा log S = log C + Z log A। ये इन्होंने क्या दिया था, पूरा अपना स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, यानी कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, स्पीशीज की रिचनेस बढ़ेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगी, फिर कम होने लग जाएगी, यानी कि एक लिमिट तक ही बढ़ती है, फिर वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। ये किसने बताया था, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने। इसे बोला जाता है जातीय क्षेत्र संबंध या स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। पुष्पीय पादपों में कायिक प्रवर्धन के 2 उदाहरण लिखिए। अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है बेटा, अलैंगिक जनन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें कितने पेरेंट भाग लेते हैं, एक ही जनक भाग लेता है। इस जनक में ही विभाजन के द्वारा क्या होते हैं, जो इस जनक से क्या बनेंगे, नई संतति का उत्पादन होगा। अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, एक ही जनक के द्वारा संतति का उत्पादन होना। तो वो नई संतति जो बनती है वो कैसी होती है, अपने जनक के समान होती है। ये संतति कैसी होती है, जनक के समान होती है, इसीलिए संतति को बोला जाता है क्लोन। मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी वो कैसे होती है, जनक के समान, क्योंकि इस एक जनक में विभाजन के द्वारा ही क्या हुआ है, नई संतति का निर्माण होता है, इसलिए कैसी होती है, जनक के समान, इसको बोला जाता है क्लोन। एक क्वेश्चन तो इसमें ये कंप्लीट हुआ, अलैंगिक जनन। फिर आता है पुष्पीय पादपों में कायिक प्रवर्धन के 2 उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल मीन्स जो पादप के कायिक भागों के द्वारा प्रजनन होता है उसे बोलते हैं हम कायिक प्रवर्धन बोला जाता है। जैसे कि हम देखें आलू के अंदर,
आलू के अंदर इसको क्या बोला जाता है? कंद, ट्यूबर। क्या है ये? तने के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तने के द्वारा होता है। ये आलू है। आलू पर देखते हैं हम कई जगह क्या होती हैं? बड प्रेजेंट होती हैं, एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती हैं। इन एक्सिलरी बड को बोलते हैं आई। ये एक्सिलरी बड क्या कर सकती हैं? नए तने का उत्पादन कर सकती हैं, नए पादप का उत्पादन होता है इनसे। प्रत्येक एक्सिलरी बड से क्या हो सकता है? नए पादप का उत्पादन। कलिकाएं उपस्थित होती हैं, इन कलिकाओं से क्या हो सकता है? नए पादप का उत्पादन। तो तने के द्वारा किसके अंदर देख रहे हैं हम? आलू के अंदर, जिसको बोलते हैं ट्यूबर। देखते हैं हम पत्ती के द्वारा, दो एग्जाम्पल देने हमको। पत्ती के द्वारा होता है बोगनविलिया में, पत्थर चट्टा लिख लें हम, ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम में कॉमन नेम होता है इसका पत्थर चट्टा। क्या होता है? पत्थर चट्टा। इसकी पत्ती जो होती है, इस पत्ती पर क्या होती हैं? कलिकाएं उपस्थित होती हैं। पत्ती पर कलिकाएं उपस्थित होती हैं। ये कलिकाएं अगर नीचे गिर जाएं या पूरी की पूरी पत्ती ही नीचे गिर जाए तो इन कलिकाओं से क्या होगा? नए पादप का निर्माण होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? अलैंगिक जनन क्या होता है? एक ही जनक से विभाजन के द्वारा नई संतति का निर्माण होता है, जो संतति जनक के समान होती है, उसे बोलते हैं क्लोन। फिर पूछा गया था कि पुष्पीय पादपों में काय प्रवर्धन के उदाहरण। एक तो आलू में जो तने के द्वारा होता है, जिसको कंद बोलते हैं हम। पत्ती में, पत्ती किसके द्वारा किसके होता है? ब्रायोफिल्लम के अंदर। इन पत्तियों पर, तने पर, जड़ पर क्या होती हैं? कलिकाएं उपस्थित होती हैं, जिनसे नए पादप का निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाविता के नियम को पन्नेट वर्ग की सहायता से समझाइए। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस बाय द हेल्प ऑफ पन्नेट स्क्वायर। प्रभाविता का नियम क्या होता है? जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के युक्त हम किसका क्रॉस करवा रहे हैं? पादपों का क्रॉस करवा रहे हैं। जैसे कि मेंडल ने करवाया था, एक तो टॉल प्लांट का और एक करवाया था ड्वार्फ प्लांट का। टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का क्या करवाया था? क्रॉस करवाया था। तो जब यहाँ से इन्होंने क्रॉस करवाया था तो F1 पीढ़ी में सारे कैसे मिले थे? ओनली कैसे मिले थे? सारे के सारे टॉल प्लांट मिले थे F1 पीढ़ी में। सारे प्लांट कैसे थे? टॉल प्लांट थे F1 जनरेशन के अंदर, कंप्लीटली टॉल प्लांट थे। तो इसे क्या बोला जाता है? प्रभाविता का नियम। दो लक्षण कॉन्ट्रास्टिंग पेयर युक्त जो हमने पादपों के बीच क्रॉस करवाया है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पादपों को क्या हुआ है? वहाँ पर दो जनकों में से एक जनक के ही लक्षण वहाँ पर शो हुए हैं, उसे बोलते हैं हम प्रभाविता का नियम। इसने अपना यहाँ पर क्या दिखाया? प्रभाव दिखाया। पन्नेट वर्ग में कैसे होगा? देखिए, इसे बोलते हैं पन्नेट वर्ग। ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल की तरह हम ले लें। एक साइड तो हमने लिख दिया वो वाला, एक साइड ये वाला। देखें हम तो 100% सारे के सारे कैसे हैं? सारे के सारे लंबे प्लांट हैं। यानी कि एक जनक ने क्या किया? एक कैरेक्टर ने दूसरे के ऊपर अपना क्या दिखाया? प्रभाव दिखाया। तो उसे बोला जाता है प्रभाविता का नियम। दूसरा इसने पूछा परीक्षार्थ संकरण को उदाहरण द्वारा समझाइए। F1 पीढ़ी से उत्पन्न जो टॉल प्लांट है, F1 पीढ़ी में जो प्रोजेनी उत्पन्न हुई, उसका हम क्रॉस अगर किससे करवाते हैं? F1 पीढ़ी का क्रॉस अगर हमने करवाया, F1 पीढ़ी में ये आया हमारा। F1 पीढ़ी का क्रॉस हमने किससे करवाया? हमने रेसेसिव जनक से करवाया। किससे करवाएंगे? रेसेसिव जनक से करवाएंगे। तो हमको क्या पता चलेगा? इसका जीनोटाइप पता चल जाएगा। उसको क्या बोला जाता है? टेस्ट क्रॉस। देखो, इससे हम करवाएंगे तो क्या हमको इससे क्या पता चल जाएगा? जो जीनोटाइप है वो उसका पता चल जाएगा। देखिए, ये भी हम पन्नेट वर्ग से ही कर लेते हैं। ये मिलेगा हमको 50-50 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? T और T एंड T और T, ये मिलेगा। यानी कि हाफ तो टॉल होगा और हाफ ही क्या होगा? हमारा ड्वार्फ होगा। 50-50 का क्या आएगा? रेशियो आएगा। 50% और 50% का रेशियो आएगा। इसी तरीके से क्या किया गया? परीक्षा संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस हमने किया। क्या? F1 प्रोजेनी और प्लस किसके बीच करवाया? रेसेसिव जनक के बीच, रेसेसिव पेरेंट के बीच क्या करवाया? यहाँ पर हमने क्रॉस करवाया। तो जो रेशियो मिला हमको वो 50-50 का रेशियो मिला। इसे क्या बोला जाता है? टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक जलवाहित रोग का नाम लिखिए। जलवाहित रोगों की रोकथाम के उपाय समझाइए। राइट द नेम ऑफ अ वाटरबॉर्न डिजीज, एक्सप्लेन प्रिवेंटिव मेजर ऑफ वाटरबॉर्न डिजीज। एंड नेक्स्ट, अस्थमा में सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जलवाहित रोग। जलवाहित रोग में आता है अमीबॉइसिस। ये तो हो गया जलवाहित रोग का नेम।
अब ये पूछ रहा है जलवाहित रोगों की रोकथाम, यानी कि जो वाटर बॉर्न डिजीज हैं उनकी रोकथाम कैसे करेंगे। एक तो कैसा होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं हम, हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन प्लस बॉइल्ड वाटर, जो वाटर है वो हमको उबाल के यूज़ करना चाहिए, और जो फूड है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपरली कुक्ड फूड होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज से बच सकते हैं। हाइजीन प्रॉपर रखना है हमको, वाटर भी कैसा यूज़ करना है, बॉइल्ड वाटर, एंड प्रॉपरली कुक्ड क्या होना चाहिए, हमारा फूड होना चाहिए। तो हम किससे बच सकते हैं, जो वाटर बॉर्न डिजीज है उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अथवा में जो क्वेश्चन है हमारा, दो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक है सक्रिय और दूसरा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, एक तो आपको बताया था इन्नेट इम्यूनिटी और एक बताया था मैंने आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। एक है एक्टिव और एक है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में हमको बताना है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये तो क्या है, हमको किससे मिलती है, एंटीजन के थ्रू मिलती है। कैसे मिलती है, एंटीजन के थ्रू। और पैसिव किसके थ्रू होती है, एंटीबॉडी के थ्रू। मतलब एक है तो एक्वायर्ड ही, दोनों उपार्जित कर रहे हैं हम, जन्म के बाद हम बाहर से ले रहे हैं इस इम्यूनिटी को, लेकिन ये किसके थ्रू एक्टिवेट की जा रही है हमारे अंदर, एंटीजन के थ्रू, और ये किसके थ्रू की जा रही है, एंटीबॉडी के थ्रू। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, यानी कि लाइफ लॉन्ग चलती है ये। और ये क्या होती है, ओनली थोड़े टाइम के लिए होती है, फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। अब एंटीजन के थ्रू कैसे होती है, जैसे कि इन्होंने उदाहरण पूछा है कि उदाहरण दीजिए इसका। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम देखते हैं वैक्सीनेशन, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देख लें हम, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के थ्रू क्या किया जाता है, हमारे अंदर एंटीजन एंटर करवाया जाता है। उस एंटीजन से क्या बनती है हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी अपने आप एंटीबॉडी बना लेती है, तो उसको तो क्या बोला जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी। एंड पैसिव के अंदर क्या करते हैं हम, डायरेक्ट एंटीबॉडी एंटर कराते हैं, यानी कि हमारी बॉडी वो एंटीबॉडी नहीं बना सकती, तो वो एंटीबॉडी बनाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं एंटीवेनम, एंटीवेनम जो एंटीबॉडी हम एंटर करवाते हैं, जो दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। व्हाट इज फ्लोरिकल्चर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमन, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ अ टिपिकल स्टैमन। सबसे पहले तो आता है फ्लोरिकल्चर। फर्स्ट इज फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है कल्चर ऑफ फ्लावर, यानी कि हम किसका काम कर रहे हैं, किसकी खेती कर रहे हैं, पुष्पों की खेती। कल्चर ऑफ फ्लावर, दैट इज फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ अ स्टेमन। स्टेमन की लेबल डायग्राम बनाना है हमको। ये तो ये हो गया, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाए हम। ये तो होगी इसकी एपिडर्मिस, ये हो गई एंडोडर्मिस, ये हो गई मिडिल लेयर, ये हो गई टैपेटम, एंड देन ये हो गया हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू। ये हो गया हमारा लेबल डायग्राम। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, टैपेटम, दैट इज स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है। अब इसमें पूछा गया है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। ये तो हमने स्ट्रक्चर डायग्राम बना दिया, उसकी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करनी है। यानी कि इसमें क्या होती है, एक तो होती है लेयर प्रेजेंट होती है, एंथर वॉल होती है, और साथ में क्या होता है अंदर, स्पोरोजीनस टिश्यू। तो एंथर वॉल में तो ये चारों हो जाती हैं, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर और टैपेटम। ये तो आ गई एंथर वॉल के अंदर आ गई। एपिडर्मिस जो प्रोटेक्टिव होती है, बाहर होती है, एंडोडर्मिस उसके अंदर प्रेजेंट है, मिडिल लेयर उसके अंदर प्रेजेंट है, एंड टैपेटम, टैपेटम क्या करती है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, एंड देन उसके अंदर क्या आता है, स्पोरोजीनस टिश्यू आता है। ये तो स्टेमन के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निषेचन पश्च घटना, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब क्या होता है, जो निषेचन के बाद होने वाली घटना है। निषेचन के बाद क्या क्या होता है, एक तो बनता है हमारा एंडोस्पर्म, और क्या बनता है, एम्ब्रियो,
और बनता है सीड और बनता है फ्रूट। ये होती है निषेचन पश्च घटनाएं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो घटनाएं हैं वो ये होती हैं। देन पूछा एक द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना का नामांकित चित्र और भ्रूणपोष की संरचना का वर्णन करना है। देखिए द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना का नामांकित चित्र अगर हम बनाएं, यह है द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना का नामांकित चित्र। ये तो हमारा है रूट कैप, दैट इज रेडिकल, दैट इज कॉटिलिडन्स, ये हमारा हो गया प्ल्यूम्यूल, ये तो हो गया हमारा डाइकॉट एम्ब्रियो, ये तो डाइकॉट एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर हो गई। देन पादप भ्रूणपोष की संरचना का वर्णन। पादप भ्रूणपोष बनता किससे है? जो हम फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, उससे क्या बनता है हमारा एंडोस्पर्म बनता है। ये एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। ये ट्रिप्लॉइड जो एंडोस्पर्म है ये 3 तरीके का होता है। एक तो होता है कोशिकीय सेलुलर, एक होता है न्यूक्लियर केंद्रकीय, और एक होता है हेलोबियल। 3 तरीके का होता है। कोशिकी में क्या हो रहा है? ये जो विभाजन होगा, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से जब एंडोस्पर्म बनता है तो कंटिन्यूस कोशिकाएं भी बनती हुई जा रही हैं, कोशिका विभाजन भी बन जाता है। ये तो कोशिकीय होता है। केंद्रकीय में क्या होता है? ओनली केंद्रक विभाजन होता है जो साइड में व्यवस्थित हो जाता है, ये केंद्रकीय विभाजन। हेलोबियल में क्या होता है? 2 तरीके से होता है। पहले तो क्या होता है? एक कोशिकीय विभाजन होता है, बाद में सारे क्या होते हैं? केंद्रकीय विभाजन होते हैं। इस तरीके से ये क्या होता है? हेलोबियल। तो इस क्वेश्चन क्या था? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में पुष्पों की खेती की जाती है। एक प्रारूप पुंकेसर की संरचना का नामांकित चित्र बनाना था, तो पुंकेसर की संरचना का वर्णन वो भी यहीं से हो गया, एंथर वॉल एंड स्पोरोजिनस टिश्यू। दूसरा था इसके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन से आते हैं? एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड एंड फ्रूट्स एंड भ्रूणपोष की संरचना का वर्णन करना था। 3 तरीके से होते हैं, सेलुलर न्यूक्लियर एंड हेलोबियल। एंड देन लास्ट में उसने बोला था द्विबीजपत्री भ्रूण की हमको क्या बनानी थी? संरचना, नामांकित चित्र बनाना था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, अनुलेखन को परिभाषित कीजिए। डीएनए में अनुलेखन इकाई के भागों के नाम लिखिए एवं अनुलेखन इकाई का आरेखित चित्र बनाना था। अनुलेखन का मतलब होता है बेटा डीएनए से आरएनए का बनना। अनुलेखन की अगर परिभाषा आती है तो इसका मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनाना। मतलब क्या है? डीएनए से क्या बनना? आरएनए बनना। अनुलेखन इकाई के भागों के नाम कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है, ये देखो इधर डायग्राम बना देती हूँ, उसी में नाम आ जाएंगे सारे। ये 3n to 5n वाला, ये है 5n to 3n। अनुलेखन की 3 इकाइयां होती हैं, इसमें तीनों के नाम हैं। एक तो होता है प्रमोटर जीन, यहां से क्या होता है? स्टार्ट होता है अनुलेखन। दूसरा आता है स्ट्रक्चरल जीन, ये जो बीच में उपस्थित हैं ये होते हैं स्ट्रक्चरल जीन। और थर्ड जो है वो प्रेजेंट है टर्मिनेटर जीन। इस टर्मिनेटर जीन से क्या होता है? यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है आरएनए का बनना, ये यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा। इसने पूछा अनुलेखन को परिभाषित करना है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया अनुलेखन बोली जाती है। डीएनए में अनुलेखन की इकाइयों के भाग 3 हैं, कौन कौन से हैं? प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर जीन। अनुलेखन की इकाई का आरेखित चित्र वो भी क्या है? ये हमारा अनुलेखन की इकाई का आरेखित चित्र है। नेक्स्ट है इसमें न्यूक्लियोटाइड के घटक लिखिए। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? एक तो होता है फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनस बेसेस। ये तो क्या हो गए? न्यूक्लियोटाइड के घटक। इनसे मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। द्विकुंडली डीएनए की संरचना की एक प्रमुख विशेषता बतानी है। द्विकुंडली डीएनए जो होता है इसकी संरचना की विशेषता ये है, ये कैसे होती है? एंटी पैरेलल होती है। देन पूछा है द्विकुंडली डीएनए का नामांकित चित्र। ये देखिए द्विकुंडली डीएनए का नामांकित चित्र अगर हम देखें, इस तरीके से फर्स्ट नंबर कार्बन पर तो क्या ऐड होते हैं? नाइट्रोजीनस बेसेस ऐड होते हैं। एंड थर्ड और 5th नंबर कार्बन पर क्या ऐड हो जाता है? फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। थर्ड और 5th नंबर कार्बन पर क्या ऐड होता है? हमारा फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। ठीक है, ये तो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। इधर से जो दूसरा है वो क्या आएगा? एंटी पैरेलल आएगा। ए के आगे क्या आता है? टी, ए से टी जुड़ेगा। और जी के आगे क्या आएगा? सी, जी से क्या जुड़ता है? सी जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है यहाँ पर। इस तरीके से
ये क्या है हमारा द्विकुंडली डीएनए की नामांकित संरचना है। ये पूरा हमारा कंप्लीट जो है 12th बायोलॉजी का कंप्लीट पेपर हमने स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के 20 क्वेश्चन तक देखा। ये पेपर जो है बहुत इजी आया था, अगर हमने पढ़ा होगा बहुत इजी था, शॉर्ट एंड स्वीट पेपर आया था, पेपर भी लेंथी नहीं था इस बार। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।